बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 12 में आज हम इंशाल्लाह ये दो टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे। इन टॉपिक्स में से जो पहले वाला टॉपिक है 14 वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, जिसमें हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की डेरिवेशन करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा वाला टॉपिक है वो बजाते खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको शो कर दूंगा और उसके आंसर भी आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। ले जी, आज के टॉपिक्स के ये कंटेंट्स हैं। हमारा मेजर जो टॉपिक है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो मैं चाहूँगा कि कल वाले टॉपिक को एक नज़र बस बता दूं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इट कांट बी डिस्कस इन डिटेल। तो कल हमने मिलिकन सोल्ड्रोप मेथड के थ्रू किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, एक ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज था और उसको इंटेग्रली यूज करते हुए मिलिकन ने जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था उसको हमने ड्राइव किया था। 3 स्टेप में किया था। सबसे पहले हमने क्यू फाइंड किया, क्यू फाइंड करने के बाद फिर हमने एम फाइंड किया, एम फाइंड करने के लिए हमने फिर आर को भी फाइंड किया और टर्मिनल स्पीड को भी फाइंड किया, जिस हवाले से अफनान ने क्वेश्चन अभी पूछा था। बाय द वे, सो वी वुड लाइक टू मूव एंड स्टेप फॉरवर्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं चाहूंगा कि कोई एक स्टूडेंट है वो बता दे कि कैपेसिटर होता क्या है। तैयब, आप बताएंगे कैपेसिटर क्या होता है? जी तैयब। जी नसीबुल्ला, आप बताना चाहते हैं तो सर, बता दें। चार्ज स्टोर करने का। चार्ज स्टोर करने वाला। सर, चार्ज को स्टोर करने के लिए सर। जी थैंक यू। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज, और इसमें कैपेसिटी होती है कि चार्ज को स्टोर कर सकता है। और इसकी जो बेसिक्स थी वो हमने कल गो थ्रू की थी, जिसमें हमें पता चला कि जितना कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज ज्यादा होगा, उतना ही इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो हम अभी आपके सामने एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाम को जरा समझ लें। यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स हैं। एक प्लेट आपको यहाँ पे नजर आ रही है, दूसरी प्लेट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में एक मीडियम है, जिस मीडियम को उसने नाम दिया है डाई इलेक्ट्रिक का। इब्तदाई तौर पर जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें जी हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं मेटल की, और उनके दरमियान में इंसुलेटर के तौर पर वैक्यूम है फिलहाल। तो पहले वाले पार्ट के अंदर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो आपने अभी ये बेसिक फॉर्मूला जो देखा था, Q इज इक्वल टू सी वी कैपेसिटर के लिए, इस फॉर्मूला में हमने C को सेपरेट किया हुआ है, V इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो आपके सामने ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है। और याद रखें कि फिलहाल हमारी दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम है वो वैक्यूम है। सो दैट इज वैक्यूम। और जाहिर है जैसे ही हम कैपेसिटर को कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, तो पोटेंशियल प्रोवाइड करने के बाद इसकी प्लेट्स पर चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और दूसरे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज डिपॉजिट हो जाता है तो इसके डेपोजिशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट रखती है इन चार्जेस को कि ये प्लेट्स के ऊपर मौजूद रहें, और चार्जेस की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ले जी, तो हमने क्या किया जी, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, वेरी गुड। इसके बाद आपको पता है प्लेट्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है वो हमने ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में पढ़ा था कि V किसके इक्वल है, ई डी के। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस V की जगह पर ई डी सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर V की जगह पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे ई डी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, मैंने यहाँ पर ये ई डी जो सब्सटीट्यूट किया हुआ है, ये किसकी जगह पर सब्सटीट्यूट किया हुआ है जी, ये मैंने सब्सटीट्यूट किया हुआ है
इन प्लेस ऑफ V। अच्छा जी, तो फॉर्मूला की ये वाली शक्ल बन गई। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स क्या होती है। मुझे कोई बताएगा कि ये वाला जो ई का फॉर्मूला मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये हमने कहाँ पर स्टडी किया था? मैं नॉमिनेट कर देता हूँ। मैं चाहूँगा कि प्यासी हमें बताएं। प्यासी बेटा बताएंगे कि ये वाला ई का फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था? ये वाला ई का फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था? जी प्यासी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सर आवाज सही नहीं आ रहा आपका, दोबारा बोले। अच्छा जी, शुक्रिया। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया है। तो अब्दुल रहमान, आप बताएंगे कि ये ई वाला फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पर डिराइव किया था? जी, तो मैं ही बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो फॉर्मूला था, ये हमने स्टडी किया था जब हमने गोज लॉ को अप्लाई करके ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की थी। तो ये उसकी मैग्नीट्यूड है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। सिग्मा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके लिए हम चाहेंगे अबू तलहा, आप बताएं सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा क्या होता है? अबू तलहा बेटा, जाग रहे हो? जी, अफनान तो बोलता ही रहता है। अफनान के अलावा किसी से अरबाज रजा है हमारे सामने। अरबाज बेटा, आप बताएंगे सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा से क्या मुराद है? जी मिठल, आप भी बता सकते हैं। देखते हैं पहले कौन जवाब देता है। जी मिठल। चार्ज पर एरिया सर। सिंपली सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। बाय द वे, तो हमने यहाँ पर जो E है, अब इस E की जगह पर लिखना है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि यहाँ पे E था, मैंने E की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। E की जगह पर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्योंकि हमने ये डिराइव किया था गोज लॉ की एप्लीकेशन के दौरान। तो सिंपली हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन किया फॉर्म। पहले V की जगह पर ED लिखा, गुड। फिर हमने E की जगह पर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट लिखा है। अच्छा जी, अब ये एप्सिलॉन नोट ऊपर आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से ऊपर आ जाएगा, और अगले स्टेप में आपको यहाँ पर ही नजर आ रहा है। ओके, अब आप सबको पता है कि सिग्मा क्या है। मैंने अभी पहले भी लिखा है जी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस वजह से आप देखें कि मैंने अगेन ये सिग्मा था, और सिग्मा की जगह पर रिप्लेस कर दिया है Q ओवर A को। तो ऑब्वियस है, ये Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी A ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, और आप सबके सामने ये वाला फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले मैंने V की जगह पर ED लिखा ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से, फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए। फिर मैंने E की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो इन सब्स्टिट्यूशंस के बाद मेरे पास ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया है। जरा तवज्जो करें तो आपको पता चलता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो एहसन नवाज, आप बताएंगे ये फॉर्मूला? देखो यार, फॉर्मूला से सब कुछ क्लियर है। कैपेसिटेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, जी एहसन। एरिया ऑफ प्लेट्स एरिया। थैंक यू। नंबर 2, और उनके दरमियान फासला। थैंक यू, वेरी गुड। उन दोनों प्लेट्स के और दरमियान में फासला। और जी एहसन, डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटी। यानी मीडियम, यानी कि वो जो चार्जेस के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ले जी, ये जो बेसिक फॉर्मूला आपके सामने अभी नजर आ रहा है, ये उस वक्त है जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम मौजूद हो। अगर तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम ना हो, बल्कि कोई और इंसुलेटिंग मीडियम यानी डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से क्या होता है? देखें जी, ये दो प्लेट्स हैं,
इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं, पहले वैक्यूम था, अब हमने डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, तो वैक्यूम के केस में तो द केस वाज क्वाइट सिंपल। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड थ्रू फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रुकावट ऐसा सच नहीं थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो जब इंसुलेटर आ जाता है, डाई इलेक्ट्रिक आ जाता है, तो डाई इलेक्ट्रिक की वजह से क्या होता है ये बात समझ लें, क्योंकि मैं अब इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझाने लगा हूँ। वैसे मैं चाहता था इसको अलहदा समझाऊं, लेकिन अगर इसको कल पे रखता तो ये वाला पॉइंट मिस हो जाना था। तो अभी फिलहाल आप पॉज लें और आप लोग देखें कि पोलराइजेशन क्या चीज होती है। जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ले जी हम यहाँ पे पहुंच गए। तो सिलसिला कुछ यूं है कि जब तो आपका इंसुलेटर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कंसेंट्रिक होते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब है कि सेंटर में न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाहर की तरफ क्या चीज होता है जी? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस टाइम तक पोल नहीं बनते, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो जो नेगेटिव वाली प्लेट होगी वो उस साइड पर पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाली प्लेट होगी वहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा जी? यहाँ पर बन जाएगा डाई पोल। तो पोलराइजेशन क्या होती है, अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। When dielectric is placed between an external electric field, यानी जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम अप्लाई करते हैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि कैपेसिटर की प्लेट्स में होता है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है जी? ये होता है कि जो आपकी पॉजिटिव वाली प्लेट है वो अब कंसेंट्रिक नहीं रहते। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के सेंटर सेम नहीं रहते। जब जैसा कि पहले था कि नेगेटिव का सेंटर भी यही था घूमने वाला, और पॉजिटिव का सेंटर भी यही था, बल्कि अब यहाँ पर डायपोल बन जाएंगे। जो नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली प्लेट है उसके करीब नेगेटिव अक्यूमुलेट हो जाएगा पोल, और इसी तरह से जो आपकी यहाँ पर है नेगेटिव प्लेट, वहां पर कौन से वाले पोल बनना शुरू हो जाएंगे? पॉजिटिव। और ये क्यों हुआ? ये डाइपोल बने हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात की वजह है कि यहाँ पर डाइपोल बन जाए। अच्छा, अब चले जी, ये पॉइंट मेरे, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि पोलराइजेशन क्या होती है। हमने ये सीखा है इस पॉइंट में कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, तो चार्ज प्रोवाइड करने के बाद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में डाई पोल्स बन जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये डायपोल जो बनते हैं, इनकी वजह से हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो गई है। अब डाइलेक्ट्रिक में जो पोलराइजेशन हुई है, इसकी वजह से क्या हमारी कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम होगी? आए इसको चेक करते हैं। लेट अस सी। अगर आप देखें, जब दोनों, अब लेकिन जी मैं नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गया हूँ। मैंने आपको पहले ये बता दिया कि पोलराइजेशन क्या होती है, वो आपको पता चल गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो हमारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डायपोल्स बन जाते हैं, एंड वी कैन से दैट द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर है? तो हमारा इस पूरी बात को और आपके टॉपिक नंबर 15 को डिस्कस करने का दो अदद पर्पसेस हैं। एक तो आप 15 नंबर टॉपिक में, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें पोलराइजेशन की डेफिनेशन जो मैं प्रीवियस पेज पे कर चुका हूँ वो देखेंगे। दूसरा, आपने ये वाला क्वेश्चन देखना है जो कि आपको लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। हम इसको साइंटिफिकली समझ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से क्या असर होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे? तो आए इसको समझते हैं।
ये ले बेटा, ये मैंने इलेक्ट्रिक दोनों प्लेट्स के दरमियान में अगर वैक्यूम होता तो इस तरह के डायपोल्स नहीं बनने थे, लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से इस तरह के पोल्स बन जाते हैं। ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। और लेट मी कंप्लीट द डायग्राम ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये जी, यहाँ पे ये भी पोल बन गया। तो आप अगर नोट करें कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उस वक्त जबकि प्लेट्स के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक था, तो जो इफेक्टिव चार्ज है हमारी प्लेट्स का वो ज्यादा हो गया है या कम हो गया है। इफेक्टिव चार्ज ऑन द प्लेट्स वो ज्यादा हो गया है या कम हो गया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि फर्ज करें ये हमारे सारे ये एक बॉर्डर है और बॉर्डर के ऊपर ये हमारे सारे चार्जेस हैं। ये समझ लें ये हमारे आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स हैं। अभी ये सारे सोल्जर्स जो आपको मैंने हाईलाइट करके दिखाए हैं ना, ये सारे के सारे सोल्जर्स अवेलेबल हैं कि जब जरूरत पड़े ना तो ये सब सोल्जर्स सर्किट में मूव कर सकते हैं, ये बाउंड नहीं हुए। तो इसका मतलब है अभी मेरे पास चार्जेस की मिकदार ज्यादा है, लेकिन जब आप यूज करते हैं डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स तो आप जरा तवज्जो करें तो आपको पता चल रहा है कि हमारे कुछ फौजी, कुछ हमारे चार्जेस जो हैं वो बाउंड हो गए हैं। जरा गौर करें, ये वाले चार्जेस जो हैं ये बाउंड हो गए हैं। इनको बाउंड किसने किया है? इनको बाउंड किया है ये, मसलन समझें कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है। अगर बॉर्डर पे इंडियन ये डाइलेक्ट्रिक बनने की वजह से ना यहाँ पे आप नोट करें तो एक लेयर बन गई है नेगेटिव चार्जेस की। यानी फर्ज करें कि बिल्कुल बॉर्डर पे फौज लग गई है, तो जब बिल्कुल बॉर्डर पे नेगेटिव चार्जेस की फौज लग गई है तो उसको केटर करने के लिए हमें कोई ना कोई फौजी वहां पे मुस्तकिल करने पड़ेंगे। यानी जो मैंने ये सर्कल किए हैं ना, ये वाले जो चार्जेस हैं ये बाउंड हो गए हैं कि अब ये सर्किट में नहीं आ सकते। आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे आर्मी के जो जवान है वो कोई यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह गिर जाती है या कोई हादसा हो जाता है कंट्री के अंदर भी, तो उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। तो ये वाले चार्जेस जो हैं वो अब बाउंड हो गए हैं। इसका मतलब है सरफेस पर जो इफेक्टिव चार्ज है वो कम हो गया है। द इफेक्टिव चार्ज ऑन द सरफेस हैज डिक्रीज्ड। व्हाई इट हैज डिक्रीज्ड? बिकॉज some of the charges are now bound due to electrostatic force of attraction with the dipoles of dielectric। और वो फ्री नहीं है, ये वाले चार्जेस फ्री नहीं है। तो इफेक्टिवली जब चार्ज, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जस्ट टू सिंप्लीफाई, डाई इलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसी तरतीब में आपने जवाब देना है। डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से पोलराइजेशन हुई, और पोलराइजेशन के नतीजे में क्या हुआ? पोलराइजेशन के नतीजे में ये हुआ कि इफेक्टिव चार्ज ऑन द प्लेट्स, इफेक्टिव चार्ज ऑन द प्लेट्स वो कम हो गया। और जब इफेक्टिव चार्ज कम कैसे हुआ वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई कुछ चार्जेस जो हैं वो फिक्स हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इनका मुकाबला करना है। ये वाले चार्जेस ये फिक्स हैं क्योंकि इन्होंने अपने ऑपोजिट चार्ज का, मुखालिफ का मुकाबला करना है, ये बॉर्डर पे मुकाबला कर रहे हैं। तो जो मुकाबला नहीं कर रहे उसके अलावा बाकी वाले जो हैं वो सर्किट में अवेलेबल हैं। तो इफेक्टिवली जो सरफेस का चार्ज है वो पहले से जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा इफेक्टिव चार्ज तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी then it means the electric field intensity will also decrease। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था what is the effect of dielectric on electric field intensity। और तो इफेक्ट क्या हुआ? when we introduce a dielectric between the oppositely charged parallel plates, तो डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से पोलराइजेशन हुई, पोलराइजेशन की वजह से सरफेस का चार्ज कम हो गया, सरफेस चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। सो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ले जी, मैंने 15 वाला जो टॉपिक है उसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको अभी 2 बातें सिखाई हैं। नंबर 1,
पोलराइजेशन क्या होती है? नंबर 2, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। आई वुड लाइक कि मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूँ ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं देन यू कैन आस्क प्लीज। जी, तो अब यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के नतीजे में डायपोल्स बन जाते हैं और हमारे इंसुलेटर में पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन के नतीजे में इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब हम वापस जाते हैं, वापस जा रहे हैं जी। हमारा ओरिजिनल टॉपिक था, हम डिराइव कर रहे हैं कैपेसिटेंस, ठीक है जी। सो कैपेसिटेंस डिराइव करने के लिए हमने क्या किया? बेसिक फॉर्मूला यूज किया, वी की जगह पे ईडी लिखा। ईडी लिखने के बाद हमने ई की जगह पर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट लिखा। फिर हमने सिग्मा की जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू ओवर ए लिखा। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। हमने ये 3 फैक्टर्स आपको बताए और अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाएं तो उसकी वजह से होती है पोलराइजेशन। और इस पॉइंट को समझाने के लिए कि पोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है, पोलराइजेशन होने की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि पोटेंशियल क्यों डिक्रीज होता है। अलबत्ता मेरा ख्याल ये है कि अब आपको समझ आ गया है कि पोलराइजेशन कैसे होती है। पोलराइजेशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की वजह से। एक साइड पर एटम के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और एटम को जो है वो रिपेल करके पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरी साइड पे चल जाता है। तो जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब वैक्यूम था तो यहाँ पे एक फैक्टर था दैट वाज एप्सिलॉन नोट। आपको पता है इंसुलेटर के लिए या डाइलेक्ट्रिक के लिए हम एक फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। तो आपको इससे ये बात भी समझ आ रही है। एक और एमसीक्यू में आपको बता रहा हूँ। इट मीन्स कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कैसे? आपने देखा था यहाँ पर एक लेयर आपको नजर आ रही थी। ये लेयर ऑपोजिट चार्जेस की थी। लाइक अगर मैं इसको फोकस कर सकूं तो आप देखें ये नेगेटिव चार्ज और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा कर सकते हैं। जाहिर है ये अट्रैक्ट करते हैं ना पॉजिटिव को, तो अब पहले से ज्यादा चार्ज है वो स्टोर हो सकता है। क्योंकि ये जो नेगेटिव लेयर यहाँ बनी है, आई वुड लाइक टू चेंज द कलर। ये जो नेगेटिव लेयर यहाँ पर बनी है, ये वाली लेयर, ये अट्रैक्ट करेगी और ज्यादा पॉजिटिव को, और जो डायपोल के पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर बनेंगे ऑन दिस एंड, ये ज्यादा नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करने के काबिल होंगे। सो कैपेसिटेंस जो कि कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है वो पहले से ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट जी, तो इट इज क्वाइट सिंपल नाउ कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो पहले से ज्यादा हो जाती है। आप सबको ये वाला फॉर्मूला याद है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, दी कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। और हम कैपेसिटेंस के, ये फॉर्मूला है वैक्यूम वाला, जब वैक्यूम हो। और आप इस डायग्राम से एक क्वेश्चन सीखें। आपके टॉपिक नंबर 14 में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम्स लास्ट पे 2 नजर आ रही होंगी। उन डायग्राम्स का पर्पस समझ लें। आप अगर देखें जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम था तो वैक्यूम वाले केस में यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वोल्टेज मेजर करने के लिए, या कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए सर्किट में। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में, वोल्ट मीटर को तो डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस डायग्राम में आप देखें जब वैक्यूम था तो पोटेंशियल ज्यादा था, और जब डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया तो पोटेंशियल हो गया कम। आए जरा इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी भी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनेगा जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक ऑन पोटेंशियल। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नजर तो यही आ रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कैसे डिक्रीज होगा वो समझ लेते हैं। आप सबको पता है कि C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है, और मैंने अभी अभी आपको समझाया C मीडियम जब हम कहेंगे तो C मीडियम, अभी आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि ये ज्यादा था या कम था।
एक स्टूडेंट मुझे कंफर्म कर दें, मैंने अभी आपको एक पॉइंट समझाया था कि जब हम कैपेसिटर सर की अगर प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो तो पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, थैंक यू। सर। ज्यादा होगी सर जी, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी जबकि वोल्टेज कम होगी। कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी। चलें, आप थोड़ा सा ना जैन इसे बताएं कि क्यों ज्यादा हो जाएगी कैपेसिटेंस, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि तैयब ने जरा ऑपोजिट जवाब दिया है जी। सर सर जी ये डाइपोल वो क्रिएट हो जाएंगे ना, डाइपोल की थैंक वजह से ऐसे समझ लें कि एक प्लेट ये बन गई है, एक पोल जो है सीधा उसको हम समझ लें प्लेट है, तो ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, कैपेसिटेंस इस वजह से ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू। सो जैसे जैन ने बताया, तैयब बेटा, होता ये है कि जब हम डाइपोल्स बन जाते हैं पोलराइजेशन की वजह से, इंसुलेटर को जब जाहिर है दरमियान में होगा, तो उसकी वजह से इफेक्टिवली जो आपके चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है ना, वो पहले से ज्यादा हो गई है। क्योंकि समझ लें कि यहाँ पर आपके घर के सामने अगर कोई खूबसूरत सा महल बन गया है, ठीक है, तो उस महल अगर वो ज्यादा अच्छा होगा तो ज्यादा लोग वहां पर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन की वजह से, इस एक्यूमुलेशन की वजह से द कैपेसिटर हैज नाउ ग्रेटर एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। और ज्यादा कैपेसिटेंस का मतलब ये है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली आपके जो वोल्टेज हैं वो पहले से ड्रॉप हो जाएंगे। सो ये हमारा पॉइंट कंक्लूड हो गया। लास्ट पॉइंट है जी, यह है जी रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा ये मीडियम जब था तो मीडियम में हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया, ए एप्सिलॉन नॉट डी एप्सिलॉन आर, और जब वैक्यूम था तो हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, उन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी वाला फैक्टर हमने पहले भी गो थ्रू किया था जब हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया था, लेकिन अब हम रिलेटिव परमिटिविटी को खास तौर पे कैपेसिटर के लिए गो थ्रू कर रहे हैं। तो क्या है जी रिलेटिव परमिटिविटी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उसके दरमियान में क्या हो, डाइलेक्ट्रिक हो, डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस जब प्लेट्स के दरमियान में क्या हो, वैक्यूम। तो इन दोनों की जो रेशियो है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यहाँ पर मैं आज के टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूँगा इस मैसेज के साथ कि आप सबको प्रोएक्टिव रहना चाहिए। इसकी डिटेल्स को आप पढ़ लीजिएगा। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि आप लेजी ना हो, बल्कि जो मुमकिन तौर पर पॉसिबल एग्जाम, पॉसिबल आपके टास्क, पॉसिबल असाइनमेंट्स या घर के काम या फैमिली के काम हो, उनको पहले से ही प्लान करके रखें और कभी भी ऑफेंड ना हो, ना दूसरों को ब्लेम करें, बहुत जल्दी से गुस्सा ना करें। और इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर अनहोनी हो जाए तो आप ये ना सोचें कि ये क्या हो गया, बल्कि आप ये सोचें कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। यहाँ पर मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।